नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला भी सुनाया था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब विवाद पर घमासान मचा हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य में फिर से हिजाब विवाद से जुड़ा नया मामला सामने आया है। उपिनगाड़ी में 231 मुस्लिम छात्राओं ने सरकारी पीयू कॉलेज की परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को कॉलेज ने कुछ छात्राओं से ये कहा था कि वे हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने कैंपस में प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया था। पीयू शिक्षा के उपनिदेशक ने कहा था कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने वाले परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि मंगलवार को हाईकोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ 6 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था और शैक्षणिक संस्थानों में राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। दरअसल उपिनगाड़ी में कन्नड़ परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कैंपस में तनाव शुरू हो गया। यहां करीब 250 लोग प्रदर्शन करने लगे। बता दें कि प्रदर्शन करने वालों में पुरुष भी शामिल थे और महिलाओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है। तो कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर के कोर्ट ने फैसला जरूर सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले को लेकर के क्या कुछ रुख देखने को मिलता है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी को यूपी में शानदार जीत मिली। योगी सरकार ने 37 साल पुराना मिथक भी यूपी में तोड़ दिया। अब सभी को इंतजार है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण 25 मार्च को शहीद पथ पर मौजूद इकाना स्टेडियम में होगा। उनके साथ कई अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा भी हो चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप भी दिया जाएगा। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इन लाभार्थियों में महिलाओं की भी ज्यादा भागीदारी होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। रूस यूक्रेन के शहरों पर लगातार बम बरसा रहा है, लगातार भारी बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं, लाखों लोग पलायन भी कर चुके हैं, लेकिन जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जंग खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल सका है। इन सब के बीच यूक्रेन युद्ध के दौरान मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा का शव सोमवार को भारत पहुंचेगा। नवीन के पिता शंकरप्पा से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र नवीन का पार्थिव शरीर 21 मार्च को सुबह 3 बजे बेंगलुरु पहुंचेगा और फिर शव को लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। यूक्रेन के शहर
खार्किव में मारे गए छात्र नवीन के माता पिता ने नवीन का शव मेडिकल रिसर्च के लिए दान करने का फैसला किया है। नवीन के पिता शंकरप्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि नवीन के शरीर का उपयोग कम से कम अन्य मेडिकल छात्र पढ़ाई के लिए कर सकें, इसलिए उन्होंने शरीर दान करने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। मार्च के महीने में ही भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मार्च के महीने में ही गर्मी लोगों को सता रही है। ये संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी बुरा हाल करेगी। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी परेशान करना शुरू कर दिया है। शनिवार की सुबह की शुरुआत भी गर्मी के साथ हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते के दौरान इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली और गर्मी में और इजाफा ही होगा। मौसम विभाग पिछले हफ्ते ही ये अनुमान जता चुका है कि मार्च के महीने में ही गर्मी 77 सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी का नया ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बन सकता है। बात मार्च महीने की करें तो साल 1945 में मार्च के महीने में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं अगर इस साल की बात करें तो 18 मार्च तक ही तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम में खास बदलाव नहीं होगा और गर्मी में इजाफा ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा मई जून में लू के साथ भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो पहले मानसून में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, फिर जाड़े में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी और अब मार्च में गर्मी भी नया रिकॉर्ड बना सकती है। अगर महीना खत्म होने तक तापमान 40 डिग्री पहुंच जाए तो हैरानी नहीं होगी और 1945 में 40.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान पहुंचा था। तो अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले 10 दिनों में 77 सालों का जो रिकॉर्ड था वो गर्मी इस बार तोड़ सकती है। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे चीन की। दरअसल चीन ने एक ऐसा घातक हथियार बना लिया है जो दुनिया के कई देशों की टेंशन बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ अगर चीन इस हथियार का इस्तेमाल करता है तो दुनिया सदियों पीछे चली जाएगी। दरअसल अब स्पेस वॉर ना हो, इसको लेकर के दुनिया के सभी देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीन अपने हथियारों का जखीरा लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। तो चीन ने अब एक खतरनाक हथियार बना लिया है जिसके जरिए वो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को निशाना बनाकर खत्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के हथियार पहले नहीं बने हैं, लेकिन अब तक इसके लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल के जरिए ही ये किया जाता रहा है। लेकिन अब चीन के शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक ऐसी माइक्रोवेव मशीन जिसे रिलेटिविस्टिक एम्पलीफायर नाम दिया गया है तैयार की है, जो अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स को नाकाम करने और इसको खत्म करने की काबिलियत रखता है। ताइवान के न्यूज़पेपर एशिया टाइम्स की जानकारी के मुताबिक चीन की ये मशीन वेव बर्स्ट तकनीक पर आधारित है और इन्हें या डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स कहा जाता है। के ए बैंड से निकलने वाली 5 मेगावाट की वेव सैटेलाइट को नाकाम या नष्ट कर सकती है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सिविल और मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए कम या ज्यादा भी किया जा सकता है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि हाईवेव की तकनीक भी कोई नई नहीं है, लेकिन चीन की इस मशीन की बात करें तो ये सैटेलाइट पर निशाना जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से ही लगाएगी। साधारण भाषा में कहें तो इसको सैटेलाइट में ही लगाया जाएगा और समय आने पर यह अंतरिक्ष में ही घूमते हुए दूसरी सैटेलाइट को निशाना बना सकेगी। इस मशीन से निकलने वाली घातक वेव किसी भी सैटेलाइट के अंदर लगे बेहद सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नष्ट कर देगी। इसकी वजह से सैटेलाइट निष्क्रिय हो जाएगी। इससे निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इतनी घातक होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को राख बना सकती है। हालांकि चीन ने इस तरह के वेपन्स को डेवलप करने की खबरों को गलत बताया है और कहा है कि उसने ऐसी किसी मशीन को नहीं बनाया है। ताइवान न्यूज़ के मुताबिक यदि ये बात साबित हो जाती है तो चीन को
विश्व समुदाय की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि एक समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जिसको युद्ध के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, न ही युद्ध की सूरत में किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन विश्व के कुछ बड़े देश जिस तरह से इस तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखते हुए भविष्य में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तो अब कहा यह जाता है, जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि जो लड़ाई होगी वो स्पेस वॉर देखने को मिलेगा भविष्य में। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए दुनिया सदियों पीछे चली जाएगी। जो इंसान धीरे धीरे विकसित हुआ था, उसी पूरा पाषाण काल में दुनिया एक बार फिर से चली जाएगी, क्योंकि जो दुनिया का पूरा सिस्टम है अब टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा आधारित है। ज़्यादा हम उसके प्रति अपनी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जिसके बाद अगर सैटेलाइट को निशाना बनाया जाता है या फिर स्पेस वॉर होता है तो फिर इसका सीधा असर टेक्नोलॉजी पर पड़ेगा और ये दुनिया को सदियों पीछे ले जाएगा। और अब चीन ने जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं किस तरह का एक घातक हथियार बना लिया है, तो फिर कहीं ना कहीं अब इसको लेकर के जांच होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चीन इस तरह की खबरों को नकार भी रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए बी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।